हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सीआरपीसी का ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि सेक्शन 265 ए से लेकर 265 एन तक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 265 क्या होता है। सेक्शन 265 में कहता है कि ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सिर्फ इसमें ये बात कर दी है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ट्रायल को देखेगा, कोर्ट ऑफ सेशन के अगर सामने हो वो ट्रायल। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है सेक्शन 265 डी के अंदर कहता है कि प्रोसीजर इन केसेस ट्राइबल बाय हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। जितने भी 265 बी के अंदर कहता है जितने भी प्रोसीजर इसके अंदर बताए हुए हैं वो सारे प्रोसीजर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर 265 सी पे आ जाते हैं। 265 सी जो कि इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, जिसमें कहता है सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या उसके खिलाफ जो कि स्टेटमेंट वगैरह दी गई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अक्यूज को बेचना। इसमें सबसे पहले कहता है कि अगर पुलिस रिपोर्ट के ऊपर यानी एफआईआर के ऊपर अगर किसी पर्सन पे किसी पर्सन के ऊपर कोई मतलब एफआईआर की गई है किसी पर्सन के ऊपर, एफआईआर पुलिस रिपोर्ट के ऊपर अगर जो है ट्रायल स्टार्ट होगा तो वो जो डॉक्यूमेंट होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 7 डेज़, 7 डेज़ के अंदर जो है एक्यूज को भेजे जाएंगे, जिसमें एफआईआर की कॉपी होगी, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहता है, स्टेटमेंट जो विटनेसेस ने स्टेटमेंट दिए हों सेक्शन 161 और 164 के अंदर। 161 के क्या है, 161 पुलिस ऑफिसर को अपनी स्टेटमेंट देना, 164 के अंदर जो मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा एक्यूज को। और साथ ही साथ जो है इंस्पेक्शन नोट जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और जो चीज़ें उसने नोट की या जो चीज़ें उसने जो है देखी वो सब कुछ जो वो नोट करता है उसको वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो चीज़ें क्या करेगा, वो अक्यूज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 7 डेज़ भेज दिया जाएगा, ताकि अक्यूज़ को पता चले कि उसके खिलाफ एफआईआर की गई है और इस वजह से की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है, अगर कंप्लेन की गई है और कंप्लेन इन राइटिंग की गई है मजिस्ट्रेट को। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये एफआईआर का एक और देख लें कि इसमें क्या कहता है कि सेक्शन 161 और 164 के अंदर अक्यूज़ के खिलाफ ऐसी कोई स्टेटमेंट दी गई है जिसको डिस्क्लोज करने से पब्लिक इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो जो स्टेटमेंट होंगी वो उसको नहीं भेजी जाएगी, यानी कि उसकी कॉपी नहीं भेजी जाएगी अगर पब्लिक इंटरेस्ट को कोई नुकसान पहुँचता है। अभी आ जाते हैं कंप्लेन पे। अगर कंप्लेन की गई है किसी पर्सन के खिलाफ, वो भी इन राइटिंग की गई है, तो वो पर्सन जो है उसको कॉपी ऑफ कंप्लेन भेजी जाएगी, कॉपी ऑफ कंप्लेन भेजी जाएगी। साथ में डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई और डॉक्यूमेंट है वो उसके खिलाफ भेजा जाएगा। और जितने भी विटनेसेस होंगे या स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है सेक्शन 200 के अंदर और 202 के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है तो वो उसको बेच दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विद इन 7 डेज़ ऑफ 7 दिन से पहले, ट्रायल शुरू होने से पहले, यानी 7 दिन के अंदर अंदर उसको बेच दी जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 365 डी के अंदर, 265 डी के अंदर आ जाते हैं, जिसमें कहता है व्हेन चार्ज टू बी फ्रेम, चार्ज कब बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें कहता है जैसे ही पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेनेंट के ऊपर अगर वो जो कंप्लेन की कॉपी या डॉक्यूमेंट्स वगैरह या स्टेटमेंट जो फाइल की गई है प्रोसिक्यूटर ने, ये सारा प्रोसेस होने के बाद जब कोर्ट के पास ये सारी चीज़ें पहुंच जाए, डॉक्यूमेंट्स भी यानी कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है 161 के अंदर, 164 के अंदर, उन सबको देखते हुए उसके बाद कोर्ट क्या कर लेगी, एक चार्ज बना लेगी, चार्ज फ्रेम करेगी ट्रायल शुरू होने से पहले, यानी कि जिसमें वो क्या होगा कि इस पर्सन को किस चीज़ के लिए, किस ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है, तो वो चार्ज तब बनाएगी 265 डी, यानी कि सारी स्टेटमेंट जब कोर्ट के पास आ जाए। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, सेक्शन 265 ई के अंदर प्ली कहता है।
इसमें क्या होता है, चार्ज जब बनाया जाएगा उसको रीड किया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा एक्यूज्ड को, यानी कि ये जो चार्ज है ये एक्यूज्ड को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वो गिल्टी है कि नहीं। अगर जहाँ और अगर वो गिल्टी वो ये कह रहा है कि वो गिल्टी नहीं है, तो फिर कोर्ट उसको क्या करेगी कि वो अपनी एविडेंस लाए, वो सारी जो स्टेटमेंट वो बताएगा, जो प्ली लेगा कि जो प्ली लेगा तो उसको रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करेगा। जहाँ पर अगर वो बोले कि मैं गिल्टी हूँ, ठीक है, वो अपने ऑफेंस को मान ले कि वो गिल्टी है, तो यहाँ पर कोर्ट उसको डायरेक्ट क्या कर देगी, कन्विक्ट कर देगी। आगे जा अगला जो प्रोसेस है उसके विटनेसेस को बुलाना, वो सारा यानी कि अपना फ़र्द जो मान लेना, उसने अपना जो मान लिया है तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। इसके अगला प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि जो एविडेंस को बुलाना है, जहाँ पर वो कहे कि मैं प्ली गिल्टी नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, तब उसके आगे 265F के अंदर एविडेंस बुलाई जाएगी और एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड की जाएगी। अभी देखते हैं 265F के अंदर। 265F में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, जहाँ पर एक्यूज ने कह दिया कि मैं प्ली गिल्टी नहीं हूँ, यानी कि वो ले कहे कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, ठीक है, मैंने ये ऑफेंस किया ही नहीं है, वो मुकर जाए, तो कोर्ट क्या करेगी, अगर उसको कंप्लेनेंट को सुनेगी सबसे पहले, और उसके बाद जो है वो एविडेंस लेकर आएगा, यानी कि सबसे पहले वो जो एक्यूज़र है वो अपनी एविडेंस नहीं लाएगा, सबसे पहले कंप्लेनेंट जो है वो एविडेंस लाएगा, ठीक है, जिसने कंप्लेन की गई है या जिसने FIR काटी है, तो वो अपनी जो है एविडेंस लाएगा। उसके बाद जो है एविडेंस मतलब कि एविडेंस कैसे बुलाया जाएगा, समन भेजा जाएगा उनको, कंप्लेनेंट को भी समन भेजा जाएगा, अगर उसके कोई विटनेसेस वगैरह हों उनको भी समन भेजा जाएगा, और उसके समन उसके एविडेंस वगैरह सुनने के बाद फिर एक्यूज को बोला जाएगा कि वो अपनी एविडेंस बुलाना चाहता है। अगर एक्यूज बोले कि हाँ वो अपनी एविडेंस वो भी अपने एविडेंस को बुलाना चाहता है, तो फिर एक्यूज भी अपनी एविडेंस को बुलाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि if the accused or any one of the several accused after entering his defense apply to the court to issue any process for compelling attendance of any court for examination or production of any document or other thing, the court shall issue such process it consider the application is made to अच्छा, जहाँ पर कोर्ट को लगे कि ये जो अपनी एविडेंस को बुला रहा है ये वैसे ही टाइम को डिले करना चाह रहा है, तो वो और एंड ऑफ जस्टिस हो रहा है, तो वहाँ पर फिर उसको एविडेंस नहीं मतलब कि उसको जो है ऐसे विटनेसेस को एविडेंस के लिए समन के ज़रिए नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि इस सेक्शन में क्या है कि प्रोसिक्यूटर एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी कि जिसने कंप्लेन की है सबसे पहले वो अपने एविडेंस को बुलाएगा, ठीक है, उसकी एविडेंस वगैरह क्लोज होने के बाद कोर्ट एक्यूज से पूछेगी कि तुम अपने एविडेंस को बुलाना चाहते हो। अपने भी हाल पे अगर वो बोले कि हाँ वो भी एविडेंस बुलाना चाह रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, समन भेजेगी, एक्यूज को बोलेगी कि आप समन भेजो, अपने विटनेसेस वगैरह को बुला के लाओ। यहाँ पर उसके विटनेसेस को बुला दिया जाएगा। जहाँ पर इन दोनों की एविडेंस क्लोज हो जाती है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है ये समिंग अप सेक्शन 265G के अंदर आ जाता है कि समिंग अप बाय द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस, जहाँ पर क्या कहता है, वेयर द एक्यूज और एनी ऑफ द सिवरल एक्यूज डज नॉट एड्यूस एविडेंस, जहाँ पर एक्यूज या जो जितने भी एक्यूज या बहुत सारे एक्यूज हैं, अगर वो अपनी एविडेंस नहीं बुलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलेगा कि अपना जो अभी केस है उसको सम अप करो, ठीक है, उसको बस ख़त्म करो, यानी कि क्लोज करो, क्लोज ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस, यानी प्रोसिक्यूशन केस को सम अप कर दो। लेकिन जहाँ पर अगर एक्यूज जो है या सिवरल एक्यूज जो है, जहाँ पर वो अपनी एविडेंस को बुलाते हैं, तो उनकी एविडेंस ख़त्म होने के बाद कोर्ट फिर उनका डिफेंस केस ख़त्म हो जाए तो कोर्ट फिर फैसला करेगी, कोर्ट उन्हें बोलेगी कि आप सम अप करो, अपनी प्रोसिक्यूटर को बोलेगी कि आप सम अप करो इस केस को, ठीक है, यानी कि प्रोसिक्यूटर केस ख़त्म हो जाए तब भी, जहाँ पर एक्यूज जो है एविडेंस को नहीं बुलाती, तो कोर्ट फिर तब भी बोलेगी सम अप करो केस को। और जहाँ पर जो है कि अगर एक्यूज एविडेंस को बुला रही है और डिफेंस केस ख़त्म हो जाए, यानी कि उसको अपनी डिफेंस में उसकी एविडेंस वगैरह ख़त्म हो जाए, सब कुछ एग्जामिन हो जाए, तो कोर्ट उसको बोलेगी प्रोसिक्यूटर को कि डिफेंस केस को सम अप करो, क्लोज करो आप, ठीक है। फिर 265H के अंदर आ जाते हैं, जिसमें कहता है इक्विटल और कन्विक्ट, यानी कि जजमेंट है। असल में 265H क्या है, जजमेंट है, इक्विटल और कन्विक्ट।
इक्विटल और कन्विक्शन, इसमें क्या कहता है, जहाँ पर चार्ज फ्रेम हो जाए, कोर्ट फाइंड करे कि एक्यूज जो है गिल्टी नहीं है, तो वो कोर्ट क्या करेगी, एक ऑर्डर बनाएगी इक्विटल का, यानी उसको रहा कर दिया जाएगा। जहाँ पर वो प्लीड गिल्टी नहीं है, गिल्टी नहीं, नॉट गिल्टी, ठीक है, गिल्टी नहीं है, तो उसको एक रिहा करने का ऑर्डर 265H के अंदर किया जाएगा। जहाँ पर अगर वो प्लीड गिल्टी है तो तो कोर्ट क्या करेगी, सब्जेक्टेड टू सेक्शन 265HI 265HI के अंदर पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, 265I के सेक्शन को देखते हुए, जो कि प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड है, तो फिर ऐसी जजमेंट ऐसे सेंटेंस पास करेगी, यानी कि अगर वो जिस चीज़ का उसने ऑफेंस किया है उसके खिलाफ उसी तरह की स्टेटमेंट पास कर दी जाएगी, एक जजमेंट उसके खिलाफ पास कर दी जाएगी। लेकिन अगर जहाँ पर वो प्लीड गिल्टी नहीं है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा, इक्विट कर दिया जाएगा। 265I के अंदर कहते हैं प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। आई के अंदर कहता है अगर वो जो है उसने कोई प्रीवियस कोई कन्विक्शन की गई है और उसके ऊपर चार्ज बना हुआ है 221 के अंदर, और वो अगर मान ले तो वो कोर्ट उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगी, ठीक है। अगर वो माने कि मेरे खिलाफ कोई चार्ज ही नहीं बना था, 26 प्रीवियस कन्विक्शन मुझे हुई नहीं थी, वो मुकर जाए उस चीज़ से, तो कोर्ट वो चीज़ भी रिकॉर्ड कर देगी और उसके लिए भी फर्दर एविडेंस मांगेगी और उस एविडेंस के बाद ही सेंटेंस पास करेगी। फिर 265J के अंदर आ जाते हैं, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एडमिजिबल। कहता है कि जो स्टेटमेंट 164 जो मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है, ठीक है, यानी कि ये तो हम ट्रायल पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट का और कोर्ट ऑफ सेशन का, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया है कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए तब क्या होगा। इसमें कहता है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ड्यूली रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 इट विल बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज। जो कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए किसी भी विटनेस का सेक्शन 164 तो वो अक्यूज के सामने ही रिकॉर्ड की जाएगी, और अगर अक्यूज को ये अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि उसका क्रॉस एग्जामिन करें, यानी कि जैसे कानून शहादत में बताया हुआ है कि पहले एग्जामिन होगा, एग्जामिन के बाद उस क्रॉस एग्जामिन होगा, तो हर एक विटनेस को पहले एग्जामिन किया जाएगा, फिर कोर्ट इसको अपॉर्चुनिटीज़ देगी कि इसको री एग्जामिन किया जाए या क्रॉस एग्जामिन बल्कि क्रॉस एग्जामिन किया जाए, क्रॉस एग्जामिन का बोलेगी, ठीक है, तो फिर उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। जैसे तो वो जो स्टेटमेंट होगी वो एडमिजिबल होगी 265J के अंदर, ठीक है। फिर 265K के अंदर क्या कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू इक्विट एक्यूज एट एनी स्टेज, यानी कि किसी भी स्टेज पे कोर्ट जो है इक्विट कर सकती है 265K के अंदर। 265K के अंदर एट एनी स्टेज, जब कोर्ट को लगे कि ये एक्यूज जो है ये इनोसेंट है, इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत ही वायरा ही नहीं मिले, तो उसको किसी भी स्टेज ऑफ द ट्रायल में उसको इक्विट कर सकती है 265K के अंदर। फिर 265L के अंदर कहता है कि पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसीडिंग। जहाँ पर अगर ट्रायल चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर तो एडवोकेट जनरल जहाँ पर उसको लगे या जो कि ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट अगर कोर्ट में हाजिर हो रहा है, अगर लगे कि प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज जो प्रोसीडिंग है उसको स्टे होना चाहिए, तो उस प्रोसीडिंग अगर स्टे हो जाती है, रुक जाती है, तो उस एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, सिर्फ डिस्चार्ज होगा लेकिन इक्विट नहीं होगा। इक्विट क्या है, इक्विट जब होता है तो वो उसको इनोसेंट साबित करना होता है, जब वो इनोसेंट हो जाए तो उसको रिहा किया जाता है। डिस्चार्ज कुछ वक्ती तौर पर उसको रिहा किया जाता है, ठीक है, यानी कि वो अभी इनोसेंट साबित नहीं हुआ, उसको रहाई तो मिल गई लेकिन इनोसेंट साबित नहीं हुआ, उसके खिलाफ केस चल रहा है। 265M के अंदर देखते हैं टाइम ऑफ होल्डिंग सिटिंग, जहाँ पर कहता है हाई कोर्ट के जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को देखते हुए जो टाइम चीफ जस्टिस ने बताया हुआ है कोर्ट में, उसी टाइम के तहत ही हाई कोर्ट अपना ट्रायल चलाएगी। यानी कि टाइम की बात करिए, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने जो टाइम मुंतखब किया है कोर्ट के लिए, तो उसी टाइम के अंदर जो है ट्रायल चलाया जाएगा। 265N को
देख लेते हैं, जिसमें कहता है प्लेस ऑफ होल्डिंग सिटिंग। हाई कोर्ट जो है उस जगह पर बैठेगी जो लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 1972 के अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट की है, या टाइम टू टाइम प्रोविजनल गवर्नमेंट जब उसको जगह बताता है कि कहाँ पर उसने कहाँ पर उसने बैठता है, उसी जगह पर बैठेगा। या जो चीफ जस्टिस ने डायरेक्ट किया हो ऑफिशियल गजटी के अंदर कि हाई कोर्ट किधर बैठेगा और अपनी कहाँ पर अपनी जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करेगा, तो 265 के अंदर ये चीज़ बताई गई है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।